पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मेन टॉपिक था। उसमें साथ ही बंगाल में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एक्टिव हो गया उसके कारण थे पार्टीशन ऑफ बंगाल। आज का हमारा टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा पार्टीशन जिस दिन हुआ उस दिन क्या हुआ था उस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि बॉयकॉट और स्वदेशी दोनों एक कॉन्सिक्वेंस था पार्टीशन का। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया था। और 16 अक्टूबर 1905 को ये पार्टीशन इम्प्लीमेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि इस अक्टूबर आने तक लोगों ने वेट किया। इस जुलाई से अक्टूबर के बीच में, इवन ये जुलाई में जो अनाउंसमेंट हुआ इसके पहले अनऑफिशियल अनाउंसमेंट या इस सिलसिले में न्यूज ऑलरेडी मार्केट में आ चुका था। पूरा का पूरा जुलाई महीना जो था ना 1905 का, ये प्रोटेस्ट में गुजर चुका था। शुरू में इन प्रोटेस्ट के जो लीडरशिप थी वो मॉडरेट्स के हाथ में था। मॉडरेट्स मतलब ऐसे सबसे बड़ा नाम तो इसमें मिलता है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, एस.एन. बनर्जी। दूसरा नाम इसमें आपको मिलेगा मोतीलाल घोष। काली प्रसन्ना, काव्य वरिशद, आनंद मोहन बोस, कृष्ण कुमार मित्रा, सचिंद्र प्रसन्ना बोस। इस तरह के बहुत सारे नाम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन लेटर पीरियड में जब ये मूवमेंट काफी तूल पकड़ लेता है तो उस वक्त लीडरशिप चली जाती है औरोबिंदो घोष और लाल बाल पाल के हाथ में। ये हम लोगों ने पिछले दिन में ही देखा था कि कैसे इन तीनों ने मिलकर मूवमेंट को एक नई शक्ल दी। होता ये है कि जब पार्टीशन डिक्लेयर होता है इम्प्लीमेंटेशन से पहले, उस वक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की। उस वक्त ही वॉज द एडिटर ऑफ बंगाली द न्यूज़पेपर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कर्जन से मुलाकात की और कर्जन ने कहा था कि पार्टीशन इज सेटल्ड फैक्ट। वेयर एज इसके काउंटर रिप्लाई करते हुए एस.एन. बनर्जी ने कहा था आई विल अनसेटल द सेटल फैक्ट। उन्होंने कहा था आई विल अनसेटल द सेटल्ड फैक्ट। साथ ही बंगाली न्यूज़पेपर में इन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया था कि अगर गवर्नमेंट अपने इस वर्डिक्ट को वापस नहीं लेती है तो इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे होंगे, हम इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट करेंगे। हाउएवर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इस प्रोटेस्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उस वक्त तक गवर्नमेंट ने इंडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रखा था। कांग्रेस का जो अप्रोच था 3P रूल के, हम आपको जो भी करते रहेंगे कांग्रेस तरह से मानती रहेगी, ब्रिटिश जैसी मेंटेलिटी के साथ इस पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन नतीजा थोड़ा उल्टा हुआ। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो साल वाराणसी सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था जिस तरह से वेव्स उठा था प्रोटेस्ट का 1905 में। क्योंकि ये जो फंक्शन था ये दिसंबर में होता है और मैंने अभी कहा है कि पूरा प्रोटेस्ट का असल जो प्रोटेस्ट होता है पूरा जुलाई महीना को प्रोटेस्ट का ही महीना माना गया था, इस तरह बनाया गया। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इस पे। उन्होंने कहा था कि एक वेव ऑफ ट्रू national consciousness has swept over the province। इस कदर बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था उस वक्त। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस पार्टीशन को कहा था a great national disaster।
तो हम लोग आज समझेंगे कि ये 1905 में 16 अक्टूबर को चिली में 16 अक्टूबर 1905 डी डे। इस डी डे को हम लोग बोलते हैं डे ऑफ पार्टीशन। इस पार्टीशन के दिन सारे लोगों ने एक हड़ताल ऑर्गेनाइज किया और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर एक त्योहार मनाया गया, राखी बंधन। त्योहार बोलना सही नहीं है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया राखी बंधन उत्सव, जिसमें कहा गया कि हम एक दूसरे को, दैट इज ये जो असल मकसद था हिंदू मुस्लिम पार्टीशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने का, हम इस यूनिटी को तोड़ने के बजाय हम इसको और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। नतीजा ये हुआ कि सुबह सवेरे ऑलमोस्ट एंटायर बंगाल, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली कैलकाटा में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सड़क पे उतरा। सुबह सवेरे गंगा नदी, जिसको हम लोग हुगली नदी बोलते हैं यहाँ पर, गंगा और हुगली नदी में एक सेक्रेट बात किया गया, ठीक है। उसके बाद हिंदू को मुस्लिम ने और मुस्लिम को हिंदुओं ने उनकी कलाइयों पर राखी बांधा। इसमें एक नाम और इम्पोर्टेंट है, जिसमें रामेंद्र सुंदर त्रिपाठी, त्रिपाठी, इन्होंने आराधना, दैट इज एफ्रेन फ्रॉम कुकिंग, एफ्रेन फ्रॉम कुकिंग, कि जिस दिन पार्टीशन होगा, ये हमारे लिए इतना बड़ा, इसमें बड़ी दुख की बात है कि हम उस दिन न सिर्फ हड़ताल करेंगे बल्कि घरों में खाना भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टीशन हुआ था तो ये सब जानते थे कि पार्टीशन का असल टारगेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, असल टारगेट था यूनिटी को तोड़ना प्राइमरीली। और ये इन्विटेशन था जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसके लिए। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, आप चाहें तो हम इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो पार्टीशन इस कदर सीरियस था कि एक बार इस पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में रविंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि द partition announcement fell like a bombshell। अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको बॉम्बशेल की तरह कहा था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट पार्टीशन कर देगी, बट अनाउंसमेंट हो गया तो ये बहुत ही लाइकली था कि ये होना ही था। बहरहाल इन सब के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, राखी बंधन उत्सव हुआ, आराधना इवेंट किया गया, मतलब खाने से दूरी रखेंगे, और अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोग, 50,000 पीपल्स कोलकाता में आनंद मोहन बोस, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन के लेक्चर में इनके बारे में काफी डिस्कशन हुआ। आनंद मोहन बोस ने एक इन लोगों की प्रेसिडेंसी की और फेडरेशन हॉल प्रेसिडेंसी की, और कोलकाता में फेडरेशन हॉल का फाउंडेशन डाला। ये पूरा इवेंट उस दिन का है जिस दिन पार्टीशन हुआ। बात उस वक्त बिगड़ जाती है अंग्रेजों के लिए जब संजीवनी बोल के एक अखबार में, संजीवनी एक न्यूज़पेपर है, जिसके उस वक्त एडिटर थे कृष्ण कुमार मित्रा। कृष्ण कुमार मित्रा ने कहा कि हमें बॉयकॉट करना है, किसका? ब्रिटिश गुड्स का।
थोड़ा मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ तो इस वक्त हुआ क्या। मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो अपने लिए नोट्स बना सकते। मैं एक ही करके बोलता जा रहा हूँ। ये सारा इवेंट शुरू होता है 13 जुलाई को। 13 जुलाई, देखिए 19 जुलाई को ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना था। इसके पहले ये सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक को पता चली गई थी कि ऑफिशियली अनाउंस से पहले अनऑफिशियली ये सारी बातें जग जाहिर थी कि बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा है। पिछले टॉपिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि लॉर्ड कर्जन का लेटर था। ऑलरेडी फ्रेजर ने बहुत सारी कोशिश कर रखी थी, रिजले स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा चुका था। सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गया था। तो इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ठीक कुछ दिन पहले 13 जुलाई को संजीवनी अखबार में फर्स्ट टाइम ये बॉयकॉट की न्यूज छापी गई। 13 जुलाई को संजीवनी में बोला गया कि हम बॉयकॉट करेंगे। 16 जुलाई को एक मीटिंग रखी गई खुलना बोल के। खुलना एक जगह है बांग्लादेश में, वहां मीटिंग रखी गई और वहां ये रेजोल्यूशन लिया गया कि हम दिन बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, ये सजेशन था, ये रेजोल्यूशन था, ये सजेशन था, ये याद रखिए। अखबार ने जस्ट सजेशन दिया था, किसने? संजीवनी ने। यहाँ पे लोगों की एक भीड़ जमा होती है, एक मीटिंग रखी जाती है खुलना में और यहाँ पर ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया जाता है कि हम बॉयकॉट करेंगे। इस बॉयकॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए ये खुलना में था। 17 तारीख को 17 को दो बड़े इवेंट होते हैं। अमृत बाजार पत्रिका में एक लेटर पब्लिश की जाती है, जिस लेटर में ये कहा गया है कि हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश। एक इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जस्ट सजेशन नहीं था, ये एक रिक्वेस्ट था, एक तरह का इनविटेशन था लोगों को कि आप बॉयकॉट को पार्टिसिपेट कीजिए। स्पेशली स्पेशली हमें बॉयकॉट करना है मैनचेस्टर क्लॉथ, मैनचेस्टर क्लॉथ, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बन सके। इस जगह पर जैसा मैंने पहले कहा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये अर्ली फेज था बॉयकॉट मूवमेंट होने का। बॉयकॉट मूवमेंट ऑफिशियली एडॉप्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ बॉयकॉट मूवमेंट को ऑफिशियली एडॉप्ट होने के लिए जो प्रोसेस है वो चल रहा है। 17 तारीख, इस 17 तारीख को स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट। इस 17 तारीख को एक और चीज होता है कि जो स्टूडेंट्स थे कैलकाटा के स्पेशली, ये पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट पार्टिसिपेशन। इसके बारे में थोड़ी देर बात करता हूँ, वरना टॉपिक से पूरा तीतर बीतर हो जाएगा। जस्ट याद रखिएगा कि 17 तारीख को ये लोग इन्वॉल्व हो गए थे। 19 तारीख को संजीवनी फिर से, सॉरी 19 नहीं, 20 तारीख को, 20 जुलाई को संजीवनी ने फिर से एक आर्टिकल छापा, संजीवनी, और इसमें एक प्लेज को पब्लिश किया। प्लेज मतलब एक कसम, एक वादा, इस तरह को ये बोल सकते हैं, सौगंध लेना जिसको बोलते हैं। एक प्लेज पब्लिश किया कि जो लोग बॉयकॉट के सपोर्ट में हैं, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, वो इस कसम को खाएं कि हम किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं। 21 जुलाई दिनाजपुर, दिनाजपुर में महाराजा ऑफ दिनाजपुर, महाराजा ऑफ दिनाजपुर के अगुवाई में, उनकी प्रेसिडेंसी में फिर से ये जो रेजोल्यूशन यहाँ लिए गए थे संजीवनी के इस प्लेज पे एक मीटिंग रखी गई और इस दिन 3 बड़े रेजोल्यूशन पास किए गए। नंबर 1, सबसे पहले रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन कहाँ से? रेजिग्नेशन जितना भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे हैं वो सारे लोग जो हैं रिजाइन करेंगे। दूसरा रेजिग्नेशन बोला गया सरकारी ऑफिसेस से, गवर्नमेंट ऑफिसेस या गवर्नमेंट सर्विसेज से हमको रिजाइन कर देना। तीसरा एक रेजोल्यूशन लिया गया कि 12 मंथ्स, 12 महीने का एक नेशनल मौन रखा जाएगा। ठीक है, 12 महीने का मतलब इसको हम लोग नेशनल लेवल पे प्रमोट करेंगे इसको। बहरहाल ये सारा रेजोल्यूशन था और ये बहुत हद तक अपनी मंजिल को पहुंचने वाला है, बॉयकॉट होने ही वाला है। लेकिन इस बीच थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन का। देखिए, स्टूडेंट के बारे में अभी मैंने बोला कि 17 जुलाई को स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। अब इन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए किसी ने इनवाइट नहीं किया था। इवन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको कहा था
सेल्फ अपॉइंटेड मिशनरीज टू द कॉज। मतलब स्टूडेंट को किसी ने इनवाइट किया ही नहीं था, उनको बुला नहीं था कि आप आइए, ये लोग खुद कूद पड़े थे इस लड़ाई में। दूसरी मीटिंग 17 तारीख को पहली मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग इनकी 28 तारीख को होती है, 28 जुलाई को। ये पहली मीटिंग होती है रिपन कॉलेज में। रिपन कॉलेज आज की डेट में आप उसको सुरेंद्रनाथ कॉलेज के नाम से जानते हैं, कॉलेज स्ट्रीट से ठीक पहले है, सेरेंडर के पास। तो रिपन कॉलेज में ये सारे लोग जमा हुए स्टूडेंट्स, और इन लोगों ने ये कसम खाई कि ये बॉयकट के प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत, उनके उसूलों को फॉलो करेंगे। 28 तारीख को इस जगह पर होता क्या है कि ये लोग दोबारा मुलाकात करते हैं कि इस बॉयकट को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट कराएं, मतलब इन्वॉल्व अदर स्टूडेंट्स ना। 30 जुलाई को बहुत बड़ा चेंज होता है। ईडन हिंदू हॉस्टल, कॉलेज स्ट्रीट में हॉस्टल है, इस इस हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर दिया। अब ये जो था ना, स्टूडेंट का टर्निंग पॉइंट था, यहां से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया, और 31 जुलाई को द सेंट्रल एक्शन कमिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया। इसका मकसद था कि ये सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर एक कलेक्टिव ग्रुप में पॉलिटिकली काम करे। ऐसा नहीं कि मतलब भीड़ की तरह काम करे जिससे कोई मंजिल ना हो, जो भी हम एक्शन लेंगे वो एक साथ मिल कर लेंगे। ये सारे लोग एज वेल एज, अब देखिए दो एंटिटी काम करी, एक लीडरशिप और पीपल और एक स्टूडेंट, ये दोनों मिलते हैं टाउन हॉल में। ये दोनों ग्रुप की मुलाकात होती है टाउन हॉल में, और ये मुलाकात होती है 7 अगस्त को। 7 अगस्त में देखिए हम लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है ये सब शुरुआत थी। यहाँ पे ऑफिशियली 7 अगस्त को ऑफिशियली एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इसका मतलब इसके पहले नहीं था। इसमें होता क्या है, ये दोनों ग्रुप एक साथ आते हैं टाउन हॉल में, एक मीटिंग होती है। 5000 स्टूडेंट्स कॉलेज स्ट्रीट 5000 स्टूडेंट्स कॉलेज स्ट्रीट मोड़ से लेकर टाउन हॉल तक पैदल जाते हैं। स्टूडेंट्स 5000 थे, लोगों की भीड़ 50,000 के ऊपर पहले भी थी, अनगिनत भीड़। पूरे रास्ते इन लोगों ने गाना गाया, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, यही स्लोगन चल रहा। इसके बाद इसी जगह पर ऑफिशियली 2 चीजें एडॉप्ट की गई। नंबर 1 स्वदेशी, नंबर 2 एक्चुअली नंबर 1 बॉयकॉट था, नंबर 2 स्वदेशी था, कि हम पहले बॉयकॉट करें, किसको मैं मिटाई देखो। नंबर 1 बॉयकॉट, नंबर 2 स्वदेशी। स्वदेशी ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली मर्तबा तो चाइना और बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी स्वदेशी मूवमेंट चल चुका है, मतलब वहीं की चीजों को यूज करें। इवन आर्य समाज के जो फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इसके पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसके पहले आपका महाराष्ट्र के कुछ रिफॉर्मर्स ने ऑलरेडी स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात कही थी। बट वो स्वदेशी मूवमेंट इस स्वदेशी मूवमेंट से क्वाइट डिफरेंट था। एक इंडिया फॉर इंडियंस इस टाइप का एक स्लोगन था। यहाँ पे कहा गया कि हम हर एक चीज स्वदेशी करेंगे, मतलब कपड़े से लेकर खाने पीने की हर एक चीज में स्वदेशी होगा। इवन आगे जाके बात होती है एजुकेशन तक स्वदेशी हो जाएगा। इस लेवल का इस स्वदेशी का डेफिनेशन बनाया गया, मतलब बहुत ही हार्श और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देखिए बॉयकॉट मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स उभर कर आते हैं।
इसमें फीमेल लीडरशिप उभर के आती है। सरला देवी चौधरानी, हिमांगनी दास, लीलावती मित्रा, कुमुदिनी बासु, ये सारे लोग उभर के आते हैं। ये लोगों ने कुछ न कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया था, बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था इन लीडर्स का कि इन लोगों ने मास कनेक्ट कर दिया था। हालत ये थी बॉयकॉट की कि न सिर्फ बात तो शुरू हुई थी कि हम कपड़े बंद करेंगे, बैन रहेगा, आगे जाके होता है कि हम एजुकेशन भी बैन करेंगे, ना हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, ना गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम काम करेंगे, ना ही हम गवर्नमेंट या किसी सर्कुलर को इज्जत करेंगे ना। अब रही बात कि बॉयकॉट करने के लिए जब कंट्री से बात जोड़ेगी, तब यहाँ पे देखिएगा कि जो माइमन सिंह में कोबलर थे, माइमन सिंह की जगह बांग्लादेश में वहां के मोची, उन लोगों ने अंग्रेजों का जूता पॉलिश करना तक पॉलिश करने से मना कर दिया। देखिए अब बात इस्तेमाल की नहीं है, बात सर्विस की है। ओडिया जो लोग थे जो खाना बनाते थे, खाना बनाने के लिए बड़े फेमस थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का खाना बनाने से मना कर दिया। जो धोबी थे हमारे यहाँ पे बो बाजार के, इन लोगों ने अंग्रेजों का कपड़ा धोने से मना कर दिया। मतलब बात ये नहीं कि हम आपका सर्विस लेंगे, अब सवाल अब बात ये आ गई कि हम अब सर्विस देंगे भी नहीं। बॉयकॉट मूवमेंट, अब जब हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो बॉयकॉट करने के बाद अब सबसे बड़ी चीज है कि जो चीजें हम बॉयकॉट कर रहे हैं वो चीजें हमें मिलेगी कहाँ से। तो इसके लिए दो बड़ी सोसाइटी, इसके लिए दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं। एक का नाम है डॉन सोसाइटी, और एक का नाम है एंटी सर्कुलर सोसाइटी। एंटी सर्कुलर सोसाइटी के फाउंडर थे सचिन प्रसाद बोस। थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि सचिन प्रसाद बोस क्या थे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा इस सिलसिले में, जनरली बुक्स में नहीं रहती, बट मैं मेन स्ट्रीम जो एग्जाम में आता है मैं उसको एक बार पढ़ लूँ, फिर आगे डिस्कस करता हूँ। डॉन सोसाइटी, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी कि स्वदेशी में हुआ कैसे। बात ये रही कि हम हर एक चीज यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नोटेबल नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, सर पीसी रॉय ने इसका फाउंडेशन दिया। नेशनल सोप फैक्ट्री, इसको फाउंडेशन दिया नील रतन सरकार ने। एनआरएस हॉस्पिटल हम लोग यहाँ फेमस जानते हैं, वही नील रतन सरकार ने। एक और बहुत बड़ा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री का, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, जमशेदपुर में बना था ये, मिस्टर JRD टाटा। ये सब हुआ था 1907, डेट याद रखिएगा, 1907 में बनाया गया था। इन लोगों ने बनाया खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये सब बेसिक नीड्स तो नहीं थे, जरूरतें थी केमिकल्स वगैरह, खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए, टेक्सटाइल के लिए, कपड़े के लिए, हर एक चीज के लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया गया। टेक्सटाइल के लिए बांग्ला लक्ष्मी मिल और मोहिनी मिल, इन लोगों ने ये प्लेज लिया कि कपड़े का जो भी सप्लाई होगा ये दोनों प्रोवाइड करेंगे। कपड़े का डेफिनेटली ये कपड़ा मैनचेस्टर के कपड़े की तरह इतना बहुत सॉफ्ट नहीं था, थोड़ा कोर्स था, खादी कपड़े वगैरह ज्यादा थे। जिन औरतों को मैंने नाम लिया, इन लोगों ने जो हमारी सोसाइटी की औरतें थी उस वक्त, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि वो थोड़ा खुरदुरा कपड़ा तो क्या, थोड़ा मोटा कपड़ा तो क्या है, ये ले लें। इन कपड़ा को लोगों तक सप्लाई करने के लिए ये जो स्टूडेंट ग्रुप था, इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। टाउन सोसाइटी और एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने कहा कि हम सारी चीजों का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो करेंगे। नतीजा ये रहा कि ये स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई छोड़ा था, मैं छोड़ने वाले बात पे कुछ देर बाद आऊंगा, पढ़ाई छोड़ा था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में या आगे जाकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी छोड़ना पड़ता है पढ़ाई, ये सारे लोगों ने जो भी चीजें हैं खाने से लेकर पहनने की, हर एक चीज को डोर टू डोर पहुंचाने का सर्विस दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको नाम इसमें याद करना पड़ेगा, वो नाम था रजनीकांता सेन। रजनीकांता सेन, इन्होंने एक गाना लिखा था, मायर दिया मोटा कापुन माथाए तुले ले रे भाई।
मतलब माँ का दिया हुआ मोटा कपड़ा, ये जमीन जो है हमारी माँ है, हम अपनी लड़ाई किसी माँ के लिए कर रहे हैं, तो इस माँ की लड़ाई के लिए जो मोटा कपड़ा हमारे तन पे लगने वाला है उसको बड़े शौक से अपने सराखों पे बैठाइए। सिंपल सा मतलब यही था, मायर दिया मोटा कापोर माथाए तुले ले रे भाई, बंगाली में था। मैं आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि ये कपड़ा जो मोटा है, कोर्स है, खुरदुरा है, खादी कपड़ा था। तो ये आप ऐसा समझिए कि आपकी माँ ने आपको दिया है, इसको सराफों पे बैठाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए। इस गाना को गाया था किसने, ये मैं लिख दे रहा हूँ। इस गाना को गाया किसने था, संग बाई मुकुंदो दास। ये लोग ये गाना गाते थे, और ये जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स है, स्पेशली खादी कपड़ा, उसको सप्लाई करते थे। सरला देवी चौधरानी ने खाने के लिए एक लक्ष्मी भंडार बनाया। खाना मतलब किराना का, ये ग्रोसरी था। यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप था ये, कि कम से कम कीमत में मिलेगा। साथ ही साथ इन स्टूडेंट्स ने, मतलब इस पूरे पार्टीशन में स्टूडेंट्स का ही बोलबाला था। इन लोगों ने पढ़ाई तो करनी थी नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट में छोड़ चुके थे, कंट्री के लिए सब कुछ करना है। तो इस प्रोटेस्ट में उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि कोई काला बाजारी ना करे, अगर कोई ग्रोसर काला बाजारी करा तो ये लोग सिंगल हैंडली खुद से उसको सजा दे रहे थे। फिर भी बहुत हद तक कोशिश ये थी कि किसी काला बाजारी, किसी भी तरह की काला बाजारी को अवॉइड करा जाए, और बहुत हद तक ये लोग कामयाब रहे थे इसमें। स्वदेशी मूवमेंट के कामयाबी में, बॉयकॉट मूवमेंट की कामयाबी में स्टूडेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट भी ये चीज देख रही थी कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो अब उस वजह पे पहुंचते कि स्टूडेंट ने आखिर क्यों कॉलेजेस को छोड़ा था। एक हिस्सा तो ये था कि कॉलेजेस को छोड़ा, हमारा इंटेंशन था बॉयकॉट करना, लेकिन सारे स्टूडेंट्स सरकारी कॉलेजेस में तो थे नहीं, कुछ तो प्राइवेट में थे। 1840s के बाद से लेकर 1905 तक के पीरियड में इंडियंस ने ब्रिटिश वे ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट किया था, और होल हार्टली एक्सेप्ट किया था। इस वक्त गिने चुने 4-5 इंस्टीट्यूशन ही थे। अब जिन स्टूडेंट्स ने सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज से प्रोटेस्ट किया था, उनका तो ठीक था, सारे तो नहीं किए थे, मैक्सिमम नहीं किया था। लेकिन जो प्राइवेट से करे थे उनके साथ तो दिक्कत नहीं थी, वो कॉलेज भी जा रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। ऐसी सूरत में R.W. कार्लाइल, he was the chief secretary to the government of Bengal then 1905, एक कार्लाइल सर्कुलर इशू किया। नंबर 1 कार्लाइल सर्कुलर, ये इशू हुआ था कार्लाइल था 10 अक्टूबर। फिर दूसरा एक आता है लियोन सर्कुलर, ये था 16 अक्टूबर। और एक सर्कुलर इसी में आता है जिसका नाम था पेडलर सर्कुलर। आप डेट देख सकते हैं, बैक टू बैक 10-16, मतलब हार्डली 5 दिन के गैप में बैक टू बैक 3 सर्कुलर्स निकाले गए। पहले सर्कुलर जिन्होंने निकाला था उसका नाम था R.W. कार्लाइल। एक्चुअली ये जितने भी नाम है, ये सब जिन्होंने सर्कुलर इशू किया उनके नाम पे है, या जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करना सही नहीं है, जिन्होंने इशू किया था उनके लिए था, उनके नाम पे रखा गया। इन सारे का एक ही मकसद था कि जो भी स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट में, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, उनको स्कूल से निकाला जाएगा, तो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। नतीजा ये रहा कि स्टूडेंट बजाय डरने के और ज्यादा मोटिवेट हो गए। और इस जगह पर अभी मैंने कहा आपको कि सचिंद्र प्रसाद बोस, ये खुद उस वक्त 4th ईयर के स्टूडेंट थे। इन्होंने इस सर्कुलर के अगेंस्ट में, इस सर्कुलर के अगेंस्ट में जाके एक सोसाइटी बना दी, जिसका नाम रख दिया उन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी, कि हम ऐसे किसी सर्कुलर को नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट फिर भी करेंगे, हम सर्कुलर को नहीं मानते। इस सर्कुलर ने
एक इंतजाम किया किसका, एजुकेशन का, फॉर एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनको कॉलेजेस से निकाल दिया गया है, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करने की पूरी जिम्मेदारी ले ली। सचिंद्र प्रसाद बोस ने आगे जाकर और भी कुछ किया, इसी पार्टीशन एंड बॉयकॉट मूवमेंट का एक पार्ट है, बट वो थोड़ा इस टॉपिक से हटा हुआ है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेक्चर के लास्ट में मैं इंशाल्लाह बता दूँ। जो मैं भूल जाता हूँ तो बाद में इस पर नेक्स्ट क्लास में ऐड करूँ। तो सचिंद्र प्रसाद बोस ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बना दिया। अब प्रॉब्लम रही कि ये तो चलिए ओकेजनली बना दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमको पार्टिसिपेट करवाना है, बहुत सारे लोगों को हमको इसमें इन्वॉल्व कराना है, तो हम सिर्फ एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी से काम नहीं बनेगा, हमें प्रॉपर उनको एक फेथ दिलाना पड़ेगा कि हम अपना कुछ करने वाले हैं, और इस अपने कुछ करने के लिए एक नई चीज की शुरुआत करनी होगी, जिसको बाद में हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन के नाम से चुनेंगे। इस वक्त इस पार्टीशन को कामयाब करने के लिए, एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने एक स्लोगन दिया था स्टूडेंट्स को कि गोल्डी गिर गोल्डी गिर गुलाम खाना को छोड़ो। बंगाली टर्म है गोल्डी गिर गुलाम खाना, मतलब गुलामी का एक सेंटर जो है, ठीक है, उन लोगों को छोड़ो, इस सेंटर को। ये गुलामी का सेंटर कौन था, ये कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा था। कि अब ओपनली कहा जा रहा है कि छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे। अब ये फैसिलिटीज क्या आती है वो देखते हैं। जो नेशनल एजुकेशन, बोल सकते हैं कि पहला स्वदेशी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहीं पे लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर 8 अक्टूबर को, सॉरी 8 नवंबर को रंगपुर बोल के एक जगह है, वहां पर फर्स्ट नेशनल स्कूल बनाया गया। ये पहला फुल्ली मॉडल था, नॉट ओनली स्कूल या किसी भी चीज का जिसमें स्वदेशी हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे थे, फर्स्ट था। ये कामयाब रहा। इसको देखकर प्रांतीय मार्ट बोल के एक जगह है, वहां पर एक मीटिंग रखी गई और ये कहा गया कि किस तरह से हम इस तरह के स्कूलिंग सिस्टम को आगे बढ़ाए। इसी जगह पर एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया 16 नवंबर को कि हम एक नेशनल काउंसिल एजुकेशन का फाउंडेशन डालेंगे, सो दैट हम अपने स्टूडेंट्स को अपने करिकुलम के हिसाब से पढ़ाई करवा सके, हम अंग्रेजों की मोहताजी पे नहीं रहने। ये इतना आसान नहीं था बनाना, थोड़ा मुश्किल था क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच था। तो यहाँ पर सुबोध चंद्र मलिक ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया और लोगों ने खुश होकर उनको वहीं पे राजा का टाइटल दिया। आज हम उनको राजा सुबोध चंद्र मलिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और जमींदार ने 5 लाख रुपए का आ, आ, जो डोनेशन दिया, और इसके साथ एक मीटिंग बुलाई गई कैलकाटा में, फिर से टाउन हॉल में मीटिंग बुलाया गया, और यहाँ पर इस मीटिंग की प्रेसिडेंसी थी सत्येंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। ये सारा 1905 है, ठीक है। और ये मीटिंग हुई थी 11 मार्च 1906 में। उस वक्त इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में, एनसीई में, सिर्फ और सिर्फ 92 मेंबर्स थे। इसी काउंसिल की मदद से या इसी काउंसिल के बैनर के तहत 1906 में बंगाल नेशनल स्कूल एंड कॉलेज बुनियाद रखी गई। ये पहला स्कूल एंड कॉलेज था। इसके प्रिंसिपल बनाए गए थे मिस्टर औरोबिंदो घोष। ही वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल।
जिस वक्त बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, इस पार्टीशन से पहले वो बड़ौदा गवर्नमेंट के लिए सर्विस कर रहे थे, बट बंगाल के पार्टीशन ने उनको एक नया रुख दिया, वो सर्विस से छोड़कर बंगाल में आते हैं और यहाँ के पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। 14 अगस्त 1906 को ये फाउंडेशन है। इसी आइडिया पे चलकर आंध्र प्रदेश में कुन्ना, कैमिला, दिनाजपुर, कैलकाटा बहुत सारी जगहों पर नए नए स्कूल बनाए गए। एक साल के अंदर 1908 आते आते 500 स्कूल्स और 300 कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल 500 स्कूल्स और 300 प्राइमरी स्कूल्स बनाए जा चुके थे। ये थी हमारी पहली नेशनल पॉलिसी। ये टोटल स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था, एंटी पार्टीशन। एक चीज मैंने बार बार कहा था सचिंद्र प्रसाद बोस के बारे में, इसको पढ़ने से पहले मैं इसको पढ़ने के लिए मैं एक नया टॉपिक दे रहा हूँ, आई होप बहुतों ने शायद नहीं जाना होगा। कैलकाटा फ्लैग। कैलकाटा फ्लैग क्या था? बोल सकते हैं कि फर्स्ट अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया। यही था कैलकाटा फ्लैग। ये 3 बैंड था, बीच में वंदे मातरम बना हुआ था, 2 और बैंड में एक तरफ सूरज था, दूसरी तरफ चांद था। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दीदार बख्श, अब्दुल रसूल, अब्दुल लतीफ, ये सारे लोग, बहुत सारा नाम था इसमें। एवरीडे प्रोटेस्ट हो रहा था, ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ उभर कर दिखी थी और इसीलिए वहां पे एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद का सिंबल दिया गया था। अब ऐसा पढ़ते हैं कि मैडम कामा ने सबसे पहले मरतबा जो है स्टर्ट कट में फ्लैग अनफर्ल किया था। देखिए वो 1907 में हुआ था, ये 1906 में हुआ था। 7 अगस्त 1906 को ये झंडा पहली मरतबा कोलकाता में एक जगह है पारसी बगान स्क्वायर, गिरीश पार्क के पास में, वहां पर इस फ्लैग को अनफर्ल किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और इस फ्लैग को डिजाइन लिया था मिस्टर सचिन प्रसाद बोस और हेमचंद कनंगुओ ने। आई होप के हेमचंद्र कनंगुओ को आप भूले नहीं होंगे। ये वही आदमी है जो अपने मिदनीपुर के घर को बेचकर पेरिस जाते हैं बम बनाने के सीखने के लिए। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में उसके बारे में मैंने कहा। तो ये था कैलकाटा फ्लैग मूवमेंट जो कैलकाटा में अनफर्ल कराया गया था, पारसी बगान गिरीश पार्क के पास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।